हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर 5 का पढ़ेंगे आगे कल, जो हमारा रह गया था। दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। चित्र 5.1 में दिखाया हुआ, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? एंडीज। वो कहाँ फैली है? दक्षिण और उत्तर में। देखते हैं चित्र में जरा। ये देखिए, दक्षिण अमेरिका ये रहा। एंडीज पर्वत यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये पूरा फैला हुआ है, ठीक है। अमेरिका में कौन सा अमेरिका? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है, ठीक है। यानी कि एक तो पहला हमने क्या देखा, एंडीज पर्वत मिलता है जो कि उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। दूसरा सबसे बड़ी विश्व की नदी भी मिलती है, कौन सी? अमेजन नदी। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसमें द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है इसलिए। यानी ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा महाद्वीप है और यह पूरी तरीके से कहाँ पर है? दक्षिण गोलार्ध में, नीचे की तरफ है। और यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। देखते हैं जरा चित्र में। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे में है ना, दक्षिण की तरफ है, ठीक है। पूर्व और दक्षिण की तरफ है। और ये चारों तरफ से देखिए, चारों तरफ से किसे घिरा हुआ है? महासागर से, ठीक है। इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। अब अंटार्कटिका के बारे में पढ़ते हैं। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो एक दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है। यानी कि अंटार्कटिका सबसे बड़ा बहुत बड़ा महाद्वीप है। और वो कहाँ पर पड़ता है? दक्षिण गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में कहाँ पर? दक्षिण ध्रुव के पास। इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका हुआ है। हमने पहले भी चैप्टर में पीछे पढ़ चुके हैं कि जो ध्रुवीय एरिया है, चाहे उत्तर ध्रुव चाहे दक्षिण ध्रुव हो, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ मोटी बर्फ की परतें पाई जाती है। और अंटार्कटिका वहीं पाया जाता है, कहाँ पर? दक्षिण ध्रुव में। यहाँ किसी भी प्रकार का एक स्थायी मानव निवास नहीं मिलेगा। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। यानी मैत्री और दक्षिण गंगोत्री भारत के क्या है? ये शोध केंद्र है जो कहाँ पाए जाते हैं? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका कहाँ है? दक्षिण ध्रुव में, ठीक है। ये देखिए डायग्राम में, दक्षिण ध्रुव में, दक्षिण ध्रुव एरिया है ये। यहाँ पर क्या है? अंटार्कटिका। और ये वाइट देखो, पूरा ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भारत के शोध केंद्र भी पाए जाते हैं और भी देशों के शोध केंद्र, लेकिन भारत के कौन कौन से हैं? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। चलिए आप जलमंडल के बारे में पढ़ते हैं। हमने सातों महाद्वीप के बारे में पढ़ लिया। एशिया, यूरोप, ठीक है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और आपका क्या था? अफ्रीका। अब आए जलमंडल के बारे में पढ़ते हैं। चलिए जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये तो हमें पता ही है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। यानी पृथ्वी पर सिर्फ 71% भाग क्या है? जल है। और 29% भाग क्या है? जमीन। सिर्फ 29% भाग जमीन है और 71% जल। फिर भी देखो पानी की कमी रहती है। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी इसीलिए कहा जाता है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। यानी यहाँ पर आपको सब तरीके की चीजें मिलेंगी। जैसे महासागर भी मिलेगा, नदियां भी मिलेंगी, झीलें भी हैं, हिमनदियां भी हैं, भूमिगत भी जल हैं वायुमंडल में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों से पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता।
यानी कि सबसे ज्यादा पानी कहाँ से मिलता है हमें? महासागरों से। कितना परसेंट? 90%। लेकिन वो बहुत ज्यादा खारा होता है जो मानव के उपयोग में आ ही नहीं पाता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में हम पाते हैं। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, यानी बहुत कम भाग ऐसा जहां पर नमक वाला पानी नहीं है, बाकी सब में नमक वाला पानी है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हमें पानी की कमी महसूस होती। पानी तो है लेकिन हमारे योग्य पानी नहीं है जैसा हमें पानी चाहिए, यानी बिना नमक वाला पानी, खारा वाला पानी नहीं चाहिए। ठीक है, अब महासागर के बारे में पढ़ते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। मेन हमारा महासागर से ही पानी आता है 97%, लेकिन वो योग्य नहीं होता है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, उसमें तरंगे आती हैं, उसमें ज्वार भाटा आता है तथा महासागरीय धाराएं आती हैं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत, ये जो मैंने पढ़ा ना, तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, ये महासागरीय जल की क्या है? 3 मुख्य गतियां हैं। ठीक है, अच्छा, महासागर भी हमारे बटे हुए हैं, वो 5 प्रकार के हैं। देखो कैसे? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। चित्र 5.1 में हम देख लेते हैं। ये देखिए, प्रशांत महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आपका आ गया अटलांटिक महासागर, और ये ऊपर देखो आर्कटिक महासागर। यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 महासागर, जिनमें हमारा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। यानी पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, हमें पता नहीं, जितनी पृथ्वी ऊपर नहीं उससे कहीं ज्यादा नीचे है, जिसमें मेरियाना गर्त जो कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र में हमने अभी पीछे देखा था ना, इस तरफ भी प्रशांत महासागर दिख रहा था, इस तरफ भी प्रशांत महासागर दिख रहा था। यानी कि एशिया, और ये एशिया से लेकर आपका ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका पूरे को घेर रखा है इसने। ठीक है, प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों को स्थिति देखा आपने। आगे देखते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। पहला प्रशांत है, दूसरा कौन सा? अटलांटिक है। यह अंग्रेजी भाषा में एस अक्षर के आकार का बना हुआ है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए काफी आदर्श स्थित है। व्यापार की दृष्टि से भी बहुत व्यस्त महासागर है। कौन सा? अटलांटिक महासागर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार चित्र में। ये देखिए अटलांटिक महासागर, ये वाला, ये व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा महासागर है। यहाँ पर आपके बंदरगाह वगैरह काफी मिलेंगे। देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है इधर, इस तरफ यूरोप, आपका अफ्रीका घिरा हुआ है। किसके बीच में क्या पड़ा? आपका अटलांटिक महासागर। ठीक है, अब हम हिंद महासागर की बारे में पढ़ते हैं। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम से पड़ा है, यानी भारत के नाम पर रखा है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार का है। इसके उत्तर में एशिया और पश्चिम में यानी इस तरफ अफ्रीका और पूर्व में इस तरफ ऑस्ट्रेलिया स्थित है। यानी हिंद महासागर के जो है वो त्रिभुजाकार का है, त्रिभुजाकार का है ये, और उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिण, ठीक है, हिंद महासागर, और हिंद महासागर एक ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम से रखा गया, यानी भारत के नाम से रखा गया। अब है दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर घिरा हुआ है। अभी हमने देखा था अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक ये पूरा फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंटार्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, ये हमने देखा है। आर्कटिक, सॉरी, ऊपर की तरफ एक था आपका अंटार्कटिका, एक है आर्कटिक। आर्कटिक महासागर वो ऊपर की तरफ है और अंटार्कटिका नीचे की तरफ है।
आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों या यूरेशिया से घिरा हुआ। कौन सा? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर कहाँ पर है? उत्तर ध्रुव में है और यह उत्तर ध्रुव में पूरा फैला हुआ है और यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग में जुड़ा हुआ है। प्रशांत महासागर में भी कहीं न कहीं जाकर छोटा सा जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है और यह उत्तरी अमेरिका और उत्तरी तटों के तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। देख लेते हैं हम चित्र में। ये देखिए आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में आ गया ना, ये उत्तरी ध्रुव में आ गया ये, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जाकर आपका देखो प्रशांत महासागर से कहीं ना कहीं जाकर ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये बोला जा रहा और कह रहा था कि इसके इधर की तरफ क्या है आपका, ये उत्तरी अमेरिका वगैरह है, इधर देखिए यूरोप है ना। तो ये रहा आपका आर्कटिक महासागर जो पूरा ये इधर देखिए यहाँ तक पूरा फैला हुआ है और इसी की वजह जो इससे प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, इसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं? बेरिंग, क्या बोलते हैं? बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये उत्तरी अमेरिका उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से जुड़ा हुआ था। यूरेशिया हमें पता चला था, हमने जो पढ़ा था कि यूरोप और एशिया का जो भाग है यूरेशिया कहलाता है। यानी ये यूरेशिया से और उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। कौन? आपका आर्कटिक महासागर। चलो आगे वायुमंडल के बारे में अभी तक हमने सिर्फ जल के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर महासागर 5 बताए गए हैं, जिसमें प्रशांत आया आपका और आपका अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर सब आ गए। जो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, उसके बाद आपका अटलांटिक महासागर है, ठीक है। फिर आपका हिंद महासागर एक ऐसा जो किसी देश के नाम से रखा गया है, ठीक है। दक्षिण महासागर एक ऐसा है जहाँ पर अंटार्कटिका को पूरा घेर रखा उसने। आर्कटिक महासागर ऐसा जो प्रशांत महासागर से कहीं ना कहीं जुड़ा है, जिसकी वजह से बेरिंग जल संधि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वायुमंडल के बारे में। चलिए वायुमंडल को देख लेते हैं। वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक मोटी परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाती है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को इसके घटकों, तापमान, अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, पृथ्वी की सतह से अगर हम शुरू करेंगे तो पहले क्षोभ मंडल आएगा, फिर समताप आएगा, फिर मध्य मंडल आएगा, फिर आयन मंडल और फिर बहिमंडल आता है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर चित्र में देख लेते हैं। ये देखिए अगर हम पृथ्वी से स्टार्ट करते हैं तो पहला क्या आता है? क्षोभ मंडल आता है, फिर क्या आएगा? समताप मंडल आएगा, फिर क्या है? मध्य मंडल आएगा, फिर क्या है? आयन मंडल आता है, फिर क्या है? बहिर्मंडल आता है। यानी आपके 2, 4, 5 मंडलों में बटे हुए हैं क्या? आपका वायुमंडल, ठीक है। और वायुमंडल कहाँ तक फैला हुआ है? 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक पूरा फैला हुआ है। ये देखिए वायुमंडल मुख्यतः क्या क्या उसमें पाया जाता है? कौन कौन सी गैसें? ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, का बना हुआ है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। यानी कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ज्यादा पाया जाता है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। दूसरी गैसें से कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि भी 1% पाई जाती हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी हुई उष्मा को अवशोषित कर लेता है, जिसमें पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हमारे लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जो 21% है, और सबसे ज्यादा क्या है आपका? 79% क्या आपका? नाइट्रोजन ही है, ठीक है। बाकी 1% आपके जो है 78% नाइट्रोजन, बाकी 1% आपके जो है और गैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जैसे। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वायुमंडल का घनत्व आपको अलग अलग मिलता रहेगा। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जब जैसे हम ऊपर की तरफ जाते रहे तेजी के साथ घटता जाता है। यानी आप जितना नीचे जाएंगे उतना आपको, जितना आप नीचे की तरफ जाएंगे उतना आपको ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा। लेकिन आप देखो ऊंचाई पर जाते हो तो आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लग जाती है, ठीक है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है।
ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। यानी आप जितने जितने ऊंचाई पर जाते जाएंगे, पृथ्वी से दूर जितना होते जाएंगे, आपको क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। ठीक है, आगे देखिए, ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जो गतिशील वायु होती है उसे पवन कहा जाता है, और वायु जो हमारे उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ठीक है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता रहता है इसका दबाव। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता रहता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, प्रेशर लगता है। ऊंचाई क्षेत्रों में हमें ज्यादा लगता है, बल्कि और निम्न क्षेत्रों में कम लगता है। अब जीवमंडल के बारे में पढ़ते हैं। जीवमंडल स्थल जल हवा के बीच एक सीमित भाग है। जीवमंडल क्या है, जल हवा के बीच क्या है, सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद होता है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया से लेकर स्तनधारी सभी प्रकार के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक से दूसरे से जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल की प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया गया है। जंतु जगत जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, और पादप जो पेड़ पौधे। पृथ्वी के ये तीन परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है। अगर लकड़ी जो है किस लिए काटा जाता है, खेती के लिए वनों को काटा जाता है, ताकि वनों को साफ करके वहां पर खेती की, जैसे ढलुआ भाग या मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कुछ भाग पानी में डूब गया है। झीलों नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल एक दूसरे के जीवन को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को दूषित करता है। उद्योग से, फैक्ट्रियों से गंदा पानी वगैरह, धुआं वगैरह निकलता है। इन सब से भी हमारा गंदा होता है। गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उससे भी हमारी गंदगी फैलती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे गर्मी अधिक महसूस होगी। इसलिए भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, भूमंडलीय तापमान कहा जाता है, जब तापमान पृथ्वी का बढ़ जाता है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। हमारे पास अगर संसाधन ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका दोहन करें, हमें सीमित रूप से उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, आज के लिए चैप्टर हमारा ये फिनिश हो गया, 5th चैप्टर। अगले दिन हम 6th चैप्टर पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और धन्यवाद। थैंक यू सो मच।